हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मीना शिवानी और आई एम गोइंग टू बी योर न्यू फ्रेंड और मैं सिखाऊंगी आपको पीडियाट्रिक्स कैसे इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। उसके निमोनिक्स बताऊंगी आज के वीडियो में। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो और देखते हैं कैसा जाता है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मी विथ माई वीडियोज़, हर हफ्ते जो मैं डालूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। और आज सिखाऊंगे मैं आपको नियोनेटोलॉजी से रिलेटेड निमोनिक्स, जिसमें हम पहले देखते हैं कॉजेज़ ऑफ नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसको हम 5 टी से हम लोग याद रखेंगे। ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, ये एक बहुत ट्रांजिएंट कंडीशन होती है। टर्म बेबी होता है, थोड़ी देर के लिए टैकिपनिया होता है, फिर बेबी ठीक हो जाता है, बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है इसमें। ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला हो गया, टेंशन न्यूमोथैरिक्स हो गई, फेफड़ों में हवा भर जाना, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, ये एक हार्ट का कंडीशन है। टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ये भी हार्ट का कंडीशन है। दिस इज़ हार्ट कंडीशन, दिस इज़ लंग कंडीशन, दिस इज़ ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला एंड दिस इज़ ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। तो 5 टी से हम इसको याद रखेंगे। दूसरा है एप्गार स्कोर। एप्गार स्कोर खुद ही एक निमोनिक है। इसमें अपीयरेंस, बच्चा कैसा दिख रहा है, ब्लू है, ब्लूइश पिंक है, पिंक है। 3 ग्रेडिंग होता है, 0, 1, 2, इसके बेसिस पे हम ये स्कोर करता है। ठीक है, अपीयरेंस हो गया, पल्स हो गया, हार्ट रेट से हम लोग डिसाइड करेंगे। ग्रिमाइस, बच्चे का क्या रिएक्शन आता है, क्या रिफ्लेक्स आता है। एक्टिविटी, मसल टोन कैसा है उसका, रेस्पिरेशन उसका काउंट करेंगे कैसा रहता है। तो दिस इज़ एप्गार स्कोर। टॉर्च इन्फेक्शन का निमोनिक टॉर्ची है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। ओ से अदर्स में आ जाएगा आपका सिफिलिसिस, वेरिसेला, पारोवायरस, B19, रुबेला हो गया, साइटोमेगेलोवायरस हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स हो गया। तो साइटोमेगेलोवायरस लीवर को जाके अफेक्ट करता है आपके। रुबेला का एक ट्रायड होता है, मुझे वो ट्रायड बताओ क्या होता है। सो TD10 टेल मी, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके बारे में आपको। नियोनेटल सेप्सिस रिस्क फैक्टर्स, नियोनेट में जो सेप्सिस होता है उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। चैम्प्स से हम इसको याद रखेंगे। सी से कोरियो एम्यूनाइटिस, जो कोरियन और एमनियोस है उसका आपका इन्फेक्शन हो गया। हाई ग्रेड फीवर हो गया मोर देन 38 डिग्री फ़ारेनहाइट मदर में। एमनियोटिक फ्लूइड फाउल स्मेलिंग हो जाए, मतलब कि सेप्सिस हो गई उसमें। मैटरनल GBS में आपको होगा। प्रीमेच्योरिटी हो जाए, ये भी एक रिस्क फैक्टर है आपका, लेस देन 37 वीक्स में अगर बच्चा डिलीवर हो गया है तो। सेप्सिस हिस्ट्री हो सिबलिंग्स के अंदर तो भी सेप्सिस का रिस्क रहता है। तो दिस इज़ आर चैम्प्स, नियोनेटल सेप्सिस रिस्क फैक्टर्स का ऐसे याद रखना है इसको। कॉजेज ऑफ नियोनेटल जॉइंडिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो जॉइंडिस इन फर्स्ट, इसका फर्स्ट से हम याद रखते हैं। F से आपका आ गया फीडिंग इश्यू। फीडिंग इश्यू जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंडिस हो गया, 2 टाइप का होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंडिस होता है, एक ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस होता है। ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस में आपका मिल्क की वजह से होगा, जब माँ बच्चे को कम दूध पिलाती है तो उसकी वजह से जॉइंडिस होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में आपका ब्रेस्ट मिल्क में जो एक एंजाइम होता है वो आपका एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बिलिरुबिन बढ़ा देता है, उसकी वजह से जॉइंडिस होता है। बट दोनों ही कंडीशन में हमको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं स्टॉप करनी है। उसके बाद आ जाते हैं इन्फेक्शंस, उसमें सेप्सिस हो गया, टॉर्च हो गया, RBC ब्रेकडाउन, हिमोलिसिस, ABO इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी एक रीज़न होता है। स्ट्रक्चर कॉजेज हो सकता है, जैसे कि बिलियरी एट्रेसिया, बिलियरी ट्री का आगे जाके एट्रेसिया हो गया तो भी आपको जॉइंडिस मिलेगा। ट्रांजिएंट भी होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, जो कि आपको स्टार्टिंग के 48 आवर्स के बाद 3 to 7 डेज़ या 7 to 10 डेज़ तक एक्सटेंड कर सकता है। प्री टर्म बेबीज़ में आपका जल्दी और लेट तक रहता है, टर्म बेबीज़ में आपका 7 डेज़ तक रहता है, 2nd वीक तक उसके बाद रहता है। तो इट इज़ सम कॉज में भी देयर, बट दिज आर द कॉजेज़। बाकी आप एक वो कुछ कॉजेज़ जैसे कि सिफेलिमेटोमा हो गया, कैपिट सेकेंडम, ये सब भी कॉजेज़ होता है, बट एज ए निमोनिक फर्स्ट से हम याद रख लेंगे इसको। ठीक है, फिर आ जाता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में। जब बच्चे के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो उसमें हम जिटरीनेस जैसी हम फीचर्स देखते हैं, तो इसीलिए इसका मैंने निमोनिक जिटर से इसको याद करना है। तो जिटरीनेस
जब तो जिटरनेस का मोस्ट कॉमन कॉज आपका ये हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इरिटेबिलिटी आपका हो गया, ट्रेमर्स आपका हो गया, टैकिपनिया, एपिसोड्स ऑफ एपनिया अगर मिल जाए, रिफ्यूजल टू फीड हो जाए, सीजर्स हो, तो ये सब आपके हाइपोग्लाइसीमिया में मिलता है। जिटरनेस, तो ये हमको जिटर से याद रखना है। कॉज ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, इसको हम HI गिव से याद रखेंगे। ये आपका था नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो आपका नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? हाइपर इंसुलिनिज्म, जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, वो कब कब बढ़ सकता है? मैटरनल डायबिटीज़ हो, बैकवर्ड वाइडमैन सिंड्रोम हो, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन अगर मिलता है बच्चे में, IUGR बेबीज़ होते हैं उनमें मिलता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, गैलेक्टोसीमिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गया जैसे सेप्सिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, वेरी प्रीटर्म इन्फेंट है, एंजाइम डिफेक्ट्स है जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज बेबी है, तो इन सब में हमको हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, ठीक है। तो हम स्क्रीनिंग कब कब करते हैं? लार्ज फॉर जेस्टेशन हो, स्मॉल फॉर जेस्टेशन हो बेबी, वेरी प्रीटर्म इन्फेंट हो, मदर में डायबिटीज़ का हिस्ट्री होता है, तो हम उस बच्चे को स्क्रीन करते हैं। तो हाउ वी डू, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72 आवर्स पे उसको बुला के उसका हम RBS चेक करते हैं। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ नियोनेटल हाइपोक्सिया। नियोनेटल हाइपोक्सिया के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? नियोनेटल हाइपोक्सिया बेबी वुड बी वेरी सैड बेबी, बट हमने इसका निमोनिक हैप्पी बेबी याद करने के लिए रखा है। तो H से आपका हो जाएगा हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, लंग का बीमारी, एस्फाइक्सिया, कोई भी रीज़न हो सकता है एस्फाइक्सिया का, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, न्यूमोथोरिक्स हो जाए, येलो स्टेनिंग ऑफ लंग्स जैसे निकोनियम एक्सप्रेशन हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, बहुत ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, एस्फिक्सिया हो जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कब कब हो सकता है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, कॉर्नल अट्रेजिया जैसे बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, ब्रेन इंजरी हो जाए, और ये वाला आप कभी वाइवा में नहीं बोलोगे इसको, बट आपके लिए मैंने लिखा है व्हेन यू फॉरगेट टू वेंटिलेट द बेबी, तो इट विल ऑल्सो कॉज हाइपोक्सिया, ठीक है। तो इसको हम हैप्पी बेबी से याद रखेंगे। हाइलाइन मेम्ब्रेन, एस्फिक्सिया, PPHN, निमोथोरिक्स, येलो स्टेन, मास, ब्लड लॉस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रेन इंजरी, HI हो गया जैसे। कॉज ऑफ PPHN अब खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट होता है ना कि रिस्पॉन्स में हमको जल्दी जल्दी याद होना चाहिए, हिल्डा से याद रखना है। तो PPHN कब कब हो सकता है? हाइपोक्सिया हो गया आपका, पेरिनेटल एस्फेक्सिया हो गया, इन्फेक्शंस, सेप्सिस, निमोनिया हो गया, लंग पैथोलॉजी हो जैसे कि मास हो गया, RDS हो गया, डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाए, एबनॉर्मल हार्ट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो बेबी को, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स और ये सारे कॉजेज़ होता है PPHN करवाता है। कॉजेज़ ऑफ नियोनेटल सीजर, नियोनेटल सीजर्स के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? द मिस फीट्स होता है, सीजर कोई बोलता है तो द मिस फीट्स, ठीक है। तो T से हम याद रखेंगे ट्रॉमा, इंट्राक्रैनियल हैमरेज, HI हो गया, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गया जिसमें हम हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया हमको बच्चे के अंदर दिखेगा, मैटरनल ड्रग विड्रॉल, अगर मदर को कोई एंटी सीजर ड्रग चल रही है और वो उन्होंने विड्रॉ कर ली तो भी दिख सकता है नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस में दिखेगा, स्ट्रक्चरल ब्रेन एनॉमलीज में होगा, फीडिंग इश्यू हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में सीजर मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा तो सीजर मिलेगा, इनबॉर्नर मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिन्स जैसे बिलिरुबिन, एनकेफेलोपैथी, कार्निक्टरस, ज़्यादा बिलिरुबिन हो गया कार्निक्टरस करवाएगा, सीजर करवाएगा, स्ट्रोक हो गया, पेरिनेटल इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है तो भी होगा, HI भी है ना कॉज, हाँ ठीक है। तो द मिस फीट्स हम इसको याद रखेंगे। फिर आता है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी रिस्क फैक्टर। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी जो होती है वो किस में होती है? प्रीमेच्योर बेबीज़ में होती है, तो प्रीमेच्योरिटी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। और किस में रहेगा? देखिए प्रीमेच्योरिटी के क्या क्या कॉजेज़ हैं वही हम याद रखते हैं। प्रीटर्म बर्थ हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसके पहले वाले बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहा हो, इलेक्टिव C सेक्शन विदाउट लेबर हमने कर दिया है तो उन बच्चों में भी मिलता है आपको,
मैटरनल डायबिटीज़ अगर होता है तो भी बच्चे के अंदर आपको सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस, ट्विन डिलीवरी, मल्टीपल जेस्टेशन डिलीवरी अगर हो जाए तो प्रीमेच्योर बेबी का होना बढ़ जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड इश्यू हो जाए कोई, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हो मदर को, प्री एक्लैम्प्टिक मदर हो, रेस, कॉजेशन इन्फेंट्स को कम रिस्क रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्फेंट्स, ऐसा देखा गया है। मतलब इन्फेक्शन हो जैसे कोरियोमाइटिस हो, उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। ट्रॉमा अगर हो गया कोई तो बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। यंग जेस्टेशन एज हो, लेस देन 30 वीक्स का बेबी हो, तो उसमें भी आपको सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी मिलेगी। तो मेरे क्वेश्चन है, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी प्रीमेच्योर बेबी में मिलते हैं और हम उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हम फीचर्स देखते हैं, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेक्निक बाय विच सर्फेक्टेंट इज़ गिवन टू बेबी? प्लीज़ कमेंट, मैं एंड में बताऊंगी। तो दूसरा हम देखते हैं मास रिस्क फैक्टर्स। मास यानी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जब मेकोनियम बच्चा एस्पिरेट कर ले तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है ना बच्चे को। तो मैटरनल डिस्ट्रेस जब होता है, जैसे कि प्री एक्लैम्प्सिया हो जाए, डायबिटीज़ हो, इन्फेक्शन हो, इन सब में बच्चे का मेकोनियम पास करना का जो क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इट विल कॉज द मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इन द बेबी। दूसरा आपका हो गया एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होगा। स्ट्रेस इन यूट्रो हो, जैसे फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, पोस्टम प्रेगनेंसी में आपको हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, NEC, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। इसके रिस्क फैक्टर्स याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी आस्क्ड इन योर वाइवा। आपके वाइवा में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे टीचर्स, तो इसके लिए हम याद रखेंगे गट चेक। गट का चेक, गट की बीमारी है तो जेस्टेशन एज, प्रीमेच्योर बेबी लेस देन 32 वीक्स, अंडर वेट लेस देन 1500 से कम वेट, कम मतलब जेस्टेशन एज कम, वेट भी कम, और बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड ना करा के ट्यूब फीड करा रहे हैं, और वो भी फार्मूला फीड के साथ। तो ये NIC में अक्सर देखा जाता है, सिस्टर लोग नहीं देती हैं, फार्मूला फीड करा देती हैं, नहीं मेहनत करती ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो उन बच्चों पे भी देखा जाता है प्रीमेच्योर बच्चा है, अंडर वेट है, उसका फार्मूला फीड करा रहे हो तो NIC हो जाएगा। कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो बच्चे को, तो इससे क्या होता है, हाइपोक्सिया अगर उसके गट में होगा, हाइपोक्सिया की वजह से आपका ये NIC ट्रिगर हो जाएगा। HI हो गया, एक्सेस बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो जाए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने दिया, एनसाइड्स दिया बच्चों में, तो ये भी उसका रिस्क बढ़ाता है। कोई मैटरनल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, वैसे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि एक्सक्लूसिवली मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराए बच्चे को, बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमने ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, एंड यू मस्ट नो दिस रीजंस। तो पहले मैंने HIV लिख दिया, अब आप बोलेंगे HIV तो नहीं होता है, हाँ, बट डेवलप नेशन में क्या होता है, डेवलप नेशन में HIV वाली मदर्स को फार्मूला फीड इज़ प्रिस्क्राइब टू डू, बट डेवलपिंग नेशन में देखा गया ना, प्रीमेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ना होने की वजह से, ब्रेस्ट फीड प्रॉपर फीड ना होने की वजह से, क्योंकि फार्मूला फीड बहुत कॉस्टली होता है, नहीं देते हैं पेरेंट्स, उसकी वजह से डेथ बहुत देखा गया है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि HI में भी हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग ट्रायल मदर को देंगे। फिर दूसरा आ जाता है अनट्रीटेड TB, मैटरनल मेडिकेशन। कौन कौन से मेडिकेशन में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? कीमोथेरेपी चल रही हो, लीथियम ले रही हो मदर, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रही हो, तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे। कोई एक्टिव हर्पेटिक लीजन हो ब्रेस्ट पे तो भी हम नहीं करवाएंगे। नियोनेटल गैलेक्टोसीमिया जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज़ होगा तो हम नहीं कराएंगे। इन्फेंट विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे गैलेक्टोसीमिया, फिनाइलकेटोयूरिया, लैक्टेशन फेलियर हो जाए, या कैनामाइसिन ड्रग जिसमें अमीनोग्लाइकोसाइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है मदर में। लास्ट हमारा होता है ट्रांजिट टेकिपनिया और न्यूबॉर्न के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। TTN वेरी कॉमन क्वेश्चन, और इसके हम बहुत सारे केसेस NICU में दिखते हैं, जैसे कि T से हम हो गया, टर्म बेबीज़ में ये होगा, ठीक है, प्रीटर्म में नहीं होगा आपको TTN, प्रीटर्म में आपका होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। टर्म बच्चे में अगर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिख रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज इज TTN, तो टर्म बच्चे में दिखेगा
टेकिपनिया होगा इसमें, रेस्पिरेटरी रेट बड़ा होगा सून आफ्टर द बर्थ, फिर बच्चा सेटल कर जाएगा और आप एक्सरे करेंगे, एक्सरे एकदम नॉर्मल आएगा, कोई अंडरलाइन लंग पैथोलॉजी नहीं होती है। बच्चा थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, थोड़ी देर बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे, बच्चा नॉर्मल रहता है। सो थैंक यू गाइज, it was my first video and don't know how I was able to communicate with you. I don't know anything. मैं आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, तो आई नीड टू, मुझे फीडबैक चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी हाउ वाज द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैं अगले हफ्ते डालूँगी, या फिर हो सकता है मैं कल परसों ही कुछ, अगर मेरे को लग गया टॉपिक अच्छा तो मैं डाल दूँगी। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इट विल हेल्प, मतलब कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी आपकी हेल्प करने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट अबाउट माय स्टफ़, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा। वीडियो कैसा था उसके बारे में बताइएगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके बारे में बताइएगा। आई विल अप्रिशिएट माई फ्लॉज। एंड कोई टॉपिक अगर आपको सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो आई विल मेक इट ईजी एंड पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।